माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया। उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ लिखा होगा। इस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो जारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना, तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। जिस तरह अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। जो मुसलमानों के साथ एक इनकी जो जबरदस्ती चली आ रही है और जो पुरखाश है इनकी, जो हसद के जज्बात हैं उनके, वो कभी भी नहीं मिट सकते इनके साथ। इसलिए वो उन्होंने कोई। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल भारत की पार्लियामेंट पास हो गया, तो ये वक्फ बोर्ड को बीजेपी सरकार संशोधन करना चाहता था, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम ट्रस्ट जैसे है। जो भी मुसलमान देश छोड़कर जाता है अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दान देकर जाता है, या अपनी तरीके खुद दान देता है। पर ये वक्फ बोर्ड भारत में जमीन हड़पने की काम करता था, इसलिए बदलाव किया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया इस बिल कर लेके क्या कहता है, देखते। कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर। अच्छा, नहीं रोड के पढ़ने ऊपर। दी। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादती है। इससे बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है, अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो पब्लिक है ना वहाँ की, वो सारी मिलकर रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिलके बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू को। कहते हैं ना, मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए। वहाँ पे आजादी ले लेनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। ये उनका कहना है। इस वजह से जी हम वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की फेवर में होगा, उनके हक में होगा। नहीं। अच्छा, तो नुकसान कैसे कर रहे हैं? नुकसान तो देखे ना, वो उनकी कहता है वो आपके व्यूअर्स को जानना चाहिए। राजनीतिक तौर पर कहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये कहते हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधा सा दलील ये होता है। फिर उनकी दूसरी दलील ये होती है कि अरे आप ये इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में बैठा के दिखाइए, मुसलमान को यहाँ बैठाइए वहां बैठाइए। तो उनको शायद पता नहीं है कि आप जाके देख लें वैष्णो देवी बोर्ड ट्रस्ट, या फिर आप देख लें जो अमरनाथ श्राइन से जुड़े हुए उनके इतिहास देख लें, उनके इतिहास के मेंबर्स को देख लें। तो जिनको नॉलेज का अभाव है, जानकारी का अभाव है, वो इस तरह का, मैं इसे नैरेटिव भी नहीं बोलूंगी, मैं इसे प्रोपेगेंडा का नाम दूंगी, कि वो इसे इस तरह से पेंट करने की कोशिश करते। अब इसमें मेन स्टेक होल्डर कौन है? इसमें मेन स्टेक होल्डर है मुसलमान, एक आम मुसलमान जो गांव में रहता है या जो कहीं भी रहता है, या जिसमें, और उसमें भी मैं सबसे ज्यादा मेन स्टेक होल्डर मानती हूँ उस मुसलमान को जो कि गरीब है, जो दबा कुचला है, जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनका हक मानती हूँ। अब आप ये बताएं कि जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो मुसलमान, जो कि खुद ये मुसलमान के पैरोकार कहते हैं कि बड़ा पिछड़ा हुआ है जी, बहुत गरीब है जी, मुसलमान को तो बहुत पीछे रह गया है जी, तो वो कैसे रह गया है जी? अगर उसके पास इतनी संपत्ति है तो वो पीछे कैसे रह गया है? उसको किसने पीछे रखा है और क्यों पीछे रखा है? क्यों उसको पढ़ाया नहीं गया? तो उसमें आप पाएंगी, जब आप जाएंगी मदरसों में, जब आप जाएंगी मस्जिदों में, जब आप वहां पे ग्राउंड पे लोगों से बात करेंगे, तो एक तो ये कि जो आम मुसलमान है वो आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जिसको इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है। फिर आपको ऐसा मुसलमान मिलेगा जो आपसे कहेगा कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है? कि बड़ी बड़ी संपत्ति है, बड़ी बड़ी संपत्ति, उसका किराया 8 रुपए, उसका किराया 10 रुपए। अब 8 रुपए 10 रुपए क्या होता है? पाकिस्तान में कोई बिल्डिंग मिलेगी 16 रुपए में या 25 रुपए में या 100 रुपए में? अब आप 8 रुपए किराया भर के और उस वक्फ की संपत्ति पे आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल्स, ये सब खड़े कर दिए।
अब आप एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, मैं तो चलिए फिर भी हिंदू हूँ, इंडियन हिंदू हूँ, तो आप ये देखें कि जो वक्फ की संपत्ति हो गई, जो वक्फ हो गई संपत्ति, वो वक्फ है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा बड़ा माफिया गैंग बैठा हुआ है, इतना बड़ा माफिया बैठा है कि वक्फ की संपत्ति पर कमाई कर रहे हैं वो, जबकि आप इस्लाम को समझती हैं वक्फ से जो कमाई होगी वो भी तो वक्फ ही है ना, वो उसको रन करने वाले की कमाई थोड़ी है, वो भी वक्फ है, वो भी वक्फ है। आज मैं अगर आपको ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे गेस्ट ने दिया था कि आज मैं आपको एक साड़ी गिफ्ट कर दूं, कल को आप उसमें से 2 सूट बनवा ले और उन 2 सूट को जाके बेचने लगे, तो वो तो है तो वक्फ ना, क्योंकि मैंने तो आपको वक्फ की है ना। तो ये बात बहुत सारे लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, यहाँ पे पब्लिक है वो सब जानती है, लोगों को पता है कि वक्फ की संपत्ति जो है उस पे उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, उस पे गलत कब्जा हुआ है। ओवैसी साहब जो है थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपने उनका, तो ओवैसी साहब इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि ओवैसी साहब ने थोड़े दिन पहले मैंने वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है शादाब शम्स, उनका एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू किया था और उसके बाद से वो एक्चुअली बहुत बौखलाए भी हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि इंडियन मीडिया पे खासतौर पे देख रहा हूँ कि कुछ चेंजिंग्स आने वाली हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, और उसमें मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की, मैं देख के हैरान रह गया। वो लोग जो ये कहते हैं कि जुल्म 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 तशद्दुद और बड़ा इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्हें दबाया जा रहा है, मैं एक दफा देख के हैरान रहा। और देखने वाले मेरी इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो रिसर्च की या जो मैंने देखा ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो इंडिया के टॉप 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आप बात कर लें अगर इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की, उसके बाद आई थिंक रेलवे की, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा जगह किसी डिपार्टमेंट या किसी बोर्ड के पास मौजूद है, किसी महकमे के पास मौजूद है, तो वो वक्फ बोर्ड है। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है मेरी नजर में। एज ए पाकिस्तान गुमराह रखा था, उनको उनके हक के बारे में बताया ही नहीं था, उनको लड़ना सिखाया ही नहीं था, उनको अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया ही नहीं था। मैंने आईना दिखा दिया मुसलमान नौजवानों को कि तुम्हारा ये हक है, तुम मांगो, मैं तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ। तुम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरी बेटियों को तुम IAS IPS बनाओ, मैं तुम्हारे साथ रोड पर खड़ी रहूंगी। तुम देश के प्रधानमंत्री को बोलो कि मेरे मुसलमान बेटे को तुम आप आर्मी ऑफिसर बनाइए, उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए मैं तुम लोगों के साथ खड़े रहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये एहसास हो रहा है कि नाजिया यही चाहती है कि मेरे देश के मुसलमान शिक्षित हो जाए और वो अपने हक के लिए आवाज खुद उठाए, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे यार, इवन कुछ लोगों को ये अगर मिसकंसेप्शन जाती थी या कुछ आपकी वीडियो से, आपकी बातों से ऐसा लगता था कि ये टारगेट किया जा रहा है, अब शायद उन लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। देखिए, मुसलमान बलात्कार करेगा तो मैं बोलूँ, हाँ, मुसलमान बम में बारूद मारेगा तो मैं बोलूँ, करेगा तो आप बोलेंगी ना, आप ऐसा तो किसी कम्युनिटी से करेगा। अब हमारे पश्चिम बंगाल में एक इंटर्नी डॉक्टर का रेप हुआ है जिसमें हिंदू भी शामिल है, और मैं तुमको बता रही हूँ, तुमने मुझसे पूछा नहीं लेकिन मैं तुमको बता